वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। साथ ही मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर का। और ये चैनल डेडिकेटेड है सोशल वर्क को, सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटी, नेट जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च से संबंधित सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिम्बल के बारे में। आज हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें वो कई पार्ट्स में बटा हुआ है। तो आज हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो इसके कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप याद करना चाहें तो इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है जो यहाँ पे पार्ट हमने बताया कौन सा पार्ट है, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, लाइक दिस। उसके बाद ट्रिक्स हैं कि कैसे इसको याद करना है, मतलब क्या ध्यान में रखते हुए। फिर प्रोविजंस हैं कि हर जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या प्रोविजंस हैं और वो उसमें कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले है पार्ट 1 जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। ये आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4 जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये ट्रिक्स जो लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनियन का यू याद रखने के लिए आप यहाँ पे यू याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। फिर पार्ट 2 है आपका सिटीजनशिप, जो 5 to 11 है। फिर आपका आता है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, 12 से 35। उसके बाद आपका आता है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 36 to 51। उसके बाद आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, 51A। ठीक है, फिर आपका आता है द यूनियन। यूनियन क्या है, इसको डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 52 से 151 में। ठीक है, फिर आपका स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट क्या होगा, तो 152 से लेके 237 तक। ठीक है, फिर आपका पार्ट 4 जो है 6 जो है, इसमें स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल जो दिया गया था, इसको अमेंड करके इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, फिर आपका आता है पार्ट 8 जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये 239 to 242 है। ठीक है, फिर आपके पंचायत है 243 से लेके 243O तक। ठीक है, फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है 9th A में, तो आपका 243P to 243 ठीक है, सॉरी ZG। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पार्ट आपका आता है 9th B। इसमें है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है 243 जो आपका ZH है उससे लेकर 243ZT तक। ठीक है, S से लेकर T तक है पूरा ये। फिर आपका आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जो कि 244 to 244A है। इसके बाद आपका आता है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, 245 to 263। अब देखिए, इसमें हमें याद करने का ये ट्रिक है कि हम इसके जो अल्फ़ाबेट पहले अल्फ़ाबेट हैं उनसे हम याद करते हैं। इस ट्रिक से जो हमारा ये पूरा पार्ट 11 तक है, इसको हम याद कर सकते हैं। जैसे यू का यूनियन हो गया, कैन का सिटीजनशिप हो गया, सी से सिटीजन कैन और सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट्स, फ्लाई, डायरेक्टिव का हमने यहाँ डायरेक्टली से यूज़ किया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP, मीट चाइल्ड, श्याम एंड राम। देखिए यहाँ पे आपको सारे जो फर्स्ट लेटर है वो दिख जाएंगे। यू से हमने यहाँ पे रखा है, फिर कैन का सी हमने यहाँ लिया है, फ्लाई का फंडामेंटल है, फिर डायरेक्टिव का डायरेक्टली है, डी यहाँ पे हमने लिया है, फ्रॉम का जो एफ है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, यू का यूनियन से हमने लिया है, एस का स्टेट से लिया है, और टू यहाँ पे क्योंकि हमने हमारा ये रिमूव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका यू यहाँ पे यूनियन है, फिर पी यहाँ पे आपका पंचायत से है। आप ऐसे याद रखेंगे, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, है ना, कि पार्ट जो पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन है, तो आपको बताना होगा। 9th में आर्टिकल्स पूछ देते हैं कि कौन से आर्टिकल में पंचायत के बारे में बताया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए 243 से लेकर 243O तक। ठीक है,
फिर आपका मीट का हमने एम लिया है, म्यूनसिपालिटीज़ मीट यहाँ पे रखा है, और चाइल्ड का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं पहले। फिर आपका श्याम है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, एस से हमने यहाँ पे इसीलिए है, और फिर आर मतलब रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो ये आप याद कर सकते हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट चाइल्ड श्याम एंड राम। ये आपका पूरा 11 तक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपका पार्ट 12 से लेके बाकी के पार्ट यहाँ पे हैं। तो जैसे ये यहाँ पे हमने रखा हुआ है कि जो हमारा पार्ट 12 है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट से रिलेटेड है, जो 264 से 300A है, ठीक है। फिर आपका ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया 301 से 307 आर्टिकल, ठीक है। फिर आपका सर्विस अंडर द यूनियन द स्टेट 308 से लेके 323 तक, ठीक है। फिर ट्राइब्यूनल्स है आपका 323 से ए से लेके 323B तक, ठीक है। फिर आपका इलेक्शंस के बारे में बताया गया 324 से लेके 329A तक। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये आपका बताया गया 330 से 342। ये आपका स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, क्या लैंग्वेज होगा, ये आपका है 343 से 351। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस आपके आते हैं पार्ट में, जो आपका आर्टिकल है ये याद रखिएगा कि कहाँ पे आता है, तो 352 से लेके 360 तक, ठीक है। फिर जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो 361 से लेके 367 है। अमेंडमेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपका जो पार्ट 20 है उसमें आता है, 368 में आता है, ठीक है। फिर आपका आता है टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 से लेके 392। फिर आपका आता है शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट ETC आपका आता है 95 तक, ठीक है। अब ये देखिए, इसको याद करने का तरीका है, हमने कहा ना हम पहले अल्फ़ाबेट को ले रहे हैं और उससे हमने ये वर्ड्स को यहाँ पे याद करना है, ठीक है। तो फ्रूट, टेस्ट, यहाँ फ्रूट का हमने F का फ्रूट ले लिया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हमने लिया है टेस्ट, T यहाँ पे। फिर सर्विस से हमने S स्वीट ले लिया है। फिर ट्रिब्यूनल से हमने TO2 ले लिया है। फिर इलेक्शंस का ईट लिया है, S का स्पेशल। फिर ऑनली के लिए लैंग्वेज का हमने यूज़ किया, लैंग्वेज के लिए हमने ऑनली का यूज़ कर लिया है, और इमरजेंसी के लिए E। फिर आपका मिसलेनियस के लिए M, और अमेंडमेंट के लिए A, और टेम्प्रोरी के लिए टेस्टी, और S के लिए शॉर्ट टाइटल के लिए स्नैक। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फ्रूट, टेस्ट, स्वीट, टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, ये आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो शेड्यूल है, हमने कहा था ना हमारे 12 शेड्यूल होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये कौन कौन से शेड्यूल है और उनमें कौन कौन से किसके कंटेक्स्ट में ये आपका आता है। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है और स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। नेम्स एंड एक्सटेंट, इसे हम टी से, ये हमारा ट्रिक है यहाँ पे याद करने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड जो आता है एम्यूल्यूमेंट्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, ठीक है, लोकसभा चेयरमैन, इन सभी लोगों का ये इसमें शामिल हो जाएगा, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका थर्ड आता है कंटेंट्स फ्रॉम ओथ और अफर्मेशंस, मतलब जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं वो ओथ और अफर्मेशंस जो लेते हैं वो यहाँ पे शामिल होता है, और साथ में इसमें जज भी शामिल है, थर्ड शेड्यूल में इसे मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ए रखा है। फिर आपका आता है फोर्थ में है राज्यसभा एलोकेशन, जो सीट्स की हैं स्टेट में और यूटीज़ में, ये यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका आता है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फिफ्थ में आपका आता है। सिक्स में आपका आता है अदर शेड्यूल एरिया, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। सेवन्थ में आपका आता है फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे यूनियन, स्टेट एंड कंक्रीट लिस्ट, जो 3 लिस्ट आपको पता है ना बनाई गई हैं, तो ये कंक्रीट लिस्ट यहाँ पे भी शामिल है, ठीक है, यहाँ पे शामिल होता है। फिर आपका 8th शेड्यूल है, वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं इंडिया की वो बताई गई हैं, ठीक है। फिर 9th शेड्यूल में यहाँ पे जैसे कुछ जो सर्टेन एक्ट्स हैं या रेगुलेशन है उससे रिलेटेड जो भी जुडिशियल रिव्यू वाली चीज़ें शामिल होती हैं वो आपका 9th शेड्यूल में आता है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, ये आपका बेसिक आप याद रखिए। 10th शेड्यूल जो है आपका एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा फिर 11th शेड्यूल जो है आपका पंचायती राज से, और 12th शेड्यूल जो है आपका म्यूनसिपाल्टीज से। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारे हाईलाइटेड यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो बोल्ड लेटर में है
वो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है उनके फर्स्ट लेटर से, ठीक है, ताकि आपको ये याद हो जाए, ये ट्रिक्स आपको मिल भी जाएंगी कहीं पे भी। तो ये है आपका टी से टेरिटरीज। तो अगर हम इसे देखें, ये एक फॉर्म, एक जो सेंटेंस बना रहा है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं इसी तरीके से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। यहाँ से टेरिटरी, फिर आपका इम्यूलमेंट्स, फिर आपका ए से आ जाता है अफर्मेशंस, आर से आपका आ जाता है राज्यसभा, फिर शेड्यूल एरियाज आ जाता है आपका एस से, ओ से आपका अदर शेड्यूल एरियाज आ जाएगा, फिर एफ से फेडरल स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा ओ से, एल से आपका लैंड रिफॉर्म आ जाएगा, डी से आपका एंटी डिफेक्शन आ जाएगा, फिर पी से आपका पंचायती राज, एंड एम से म्यूनसिपालिटीज़। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, अब हम बात करते हैं कि जो इंडियन सिटीजनशिप है उसे कैसे एक्वायर किया जा सकता है। तो इसके 5 तरीके बताए गए। पहला है आपका बाय बर्थ, मतलब जन्म से, मतलब आपने जन्म लिया, अब भारत में आपने जन्म लिया, उसके हिसाब से आपका जो होगा। फिर आपका आता है कि आपका एक्विजिशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से, मतलब कि क्षेत्र के अधिग्रहण या निगमन द्वारा, ठीक है। फिर आपका आता है बाय डेसेंट, मतलब कि वंश के द्वारा। फिर आपका आता है बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपका पंजीकरण के द्वारा। फिर आपका आता है नेचुरलाइजेशन, जो आपकी प्राकृतिकरण के द्वारा, ठीक है। अब इनको डिटेल में हम देख लेते हैं क्या है। बाय बर्थ का मतलब है जन्म से। तो इसकी क्या चीज़ें इसमें प्रोविजन शामिल है कि जो व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है वो भारत में उसका जन्म होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके जो पेरेंट्स हैं वो जो 1950 से लेके 1987 के बीच पैदा हुए हैं, उनके अंतर्गत जो आता है वो शामिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 1987 और 2004 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, उनमें कोई, कम से कम उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें कोई ना कोई एक भारतीय हो, ठीक है। तो ये आप इसमें शामिल हो जाएंगे बाय बर्थ, ठीक है। इसके बाद 2004 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं, तो उसे बाय बर्थ आपका सिटीजनशिप इंडिया का मिल जाता है। फिर आता है आपका बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब भारत के हिस्सा का जो भी क्षेत्र जो है भारत के हिस्से में आते हैं, सरकार केंद्र द्वारा घोषित किए जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये टेरिटरी जो है इंडिया का पार्ट है ना, क्षेत्र जो है इंडिया का पार्ट है, भारत का पार्ट है, तो वो आप इंडियन सिटीजन बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है बाय डिसेंट, वंश के द्वारा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 26 जैन 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत में पैदा हुआ है, तो उन्हें माना जाएगा कि वो भारतीय नागरिक है, ठीक है। बस ये है कि जन्म के समय उनके जो पेरेंट में जो उनके फादर हैं वो आपके उनका जन्म भारत में होना चाहिए, ठीक है। फिर 10 दिसंबर से लेके 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए उनके कोई माता या पिता जो है वो भारतीय नागरिक हैं, तो आप इसमें वंश के द्वारा आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर 2003 के जो नागरिकता संशोधन हुआ था, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, उसके अकॉर्डिंग अगर भारत के बाहर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो अगर वो भारतीय नागरिकता चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो कंपलसरी है उसके अंदर कि वो 1 साल के अंदर अपना, मतलब कि उसके पेरेंट्स उसका रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक है। ये बहुत आपका कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, 1 साल के भीतर, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा कैसे आप भारत का आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो इसमें है कि जो भी व्यक्ति भारतीय मूल का है, एक व्यक्ति जब वो आवेदन कर रहा है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो 7 साल पहले एप्लीकेशन के, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन जब वो करने जा रहा है उसके अप्लाई करने से 7 साल पहले वो भारत में रह रहा हो, 7 साल मतलब पहले से रह रहा हो, ठीक है। दूसरा कि जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, ज़रूरी है कि वो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने जो मतलब कि जो 7 साल तक व्यक्ति जो रह रहा है भारत में, मतलब 7 साल का उसका पूरा टाइम होना चाहिए। अगर उससे आपने शादी की है तो आप इस तरीके से नागरिकता हासिल कर सकते हैं, है ना।
जो व्यक्ति रहेगा। फिर भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे आते हैं, माइनर चिल्ड्रन आते हैं, वो बन जाते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर कोई व्यक्ति, उसके माता पिता, ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय नागरिक थे, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो वो भी अपना 1 वर्ष के भीतर भारत में रह रहे हैं तो 1 वर्ष के भीतर उनको आवेदन कर लेना है, ठीक है। और दूसरा, पंजीकरण के लिए आपको 1 वर्ष के लिए भारत में रहने वाला कोई विदेशी नागरिक शामिल हो सकता है, ठीक है। 1 साल के आपका पूरा टाइम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन जब कराने वाले हो, ठीक है। तो ये बाई रजिस्ट्रेशन का आपका हो जाता है। फिर आता है बाई नेचुरलाइजेशन, प्रकटीकरण द्वारा। जैसे इसमें नागरिकता जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि आप हासिल कर सकते हो। दूसरी चीज़, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक्वायर्ड होती है ये। दूसरी चीज़ कि इस अधिनियम में जो तीसरी अनुसूची होती है, 3rd शेड्यूल होता है, वो आपका सभी मानदंड जो हैं सिटीजनशिप के लिए वो आपके शामिल होने चाहिए, ठीक है। तीसरी सूची जो है उसके अंतर्गत आना चाहिए। फिर अगर कोई व्यक्ति है जो अच्छे कैरेक्टर का है ना, उसके पास नॉलेज है, या किसी आपका 8वीं अनुसूची से रिलेटेड कोई लैंग्वेज संबंधित भाषा ज्ञान से रिलेटेड कोई है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। वो इल्लीगल बस माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा 14 वर्ष में कोई व्यक्ति पिछले 14 सालों में से 11 साल तक भारत में रहा हो, ठीक है, वो आवेदन कर सकता है। पहले 1 वर्ष में अगर उसने आवेदन कर लिया तो वो भी प्रकटीकरण के द्वारा आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। उसे भी मान लिया जाएगा कि वो भारत का नागरिक है, सारे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी 2019 में लेकिन कुछ इसमें चीज़ें चेंज की गई हैं, है ना। नागरिकता संशोधन जो हुआ है 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसमें जो कहा गया है कि आप मतलब रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट जो रखी गई थी पहले, जो 11 साल थी, उसको अभी 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ इसमें की गई है। और एक अतिरिक्त वर्ष साथ में रखा गया है। तो कुल मिला के आपको 6 साल यहाँ पे एज अ रेजिडेंट आप रह रहे हो तो आपको मान लिया जाएगा। फिर यदि कोई व्यक्ति है जो कि किसी कंट्रीब्यूशन में उसने इंडिया में कोई कंट्रीब्यूशन जैसे साइंस में या आर्ट्स में, लिटरेचर, ह्यूमन प्रोग्रेस, ऐसे टाइप की चीज़ों में उसने कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट उसे शामिल कर सकते हैं। तीसरी जो एक अनुसूची है इसकी, उसको हटाकर वो शामिल कर सकते हैं, उनको मान लिया जाएगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं अगर आपका ऐसा कुछ देखा जाता है आपके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हो अपना सिटीजनशिप। अब लूज़ करने के क्या तरीके, आप कैसे छोड़ते हो। एक तो होता है आपका रिन्यूनिसिएशन, जैसे कि आप खुद से अपने वॉलेंट्री आप नागरिकता को छोड़ दो, है ना, सिटीजनशिप आप छोड़ दो खुद से, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जब वो किसी अदर कंट्री का, मतलब दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, तो यहाँ ऐसे में जो इंडियन सिटीजनशिप है उस व्यक्ति की समाप्त कर दी जाती है। फिर आपका आता है डिप्रीवेशन, जिसको अभाव कहते हैं। मतलब कि ऐसे में जब कोई व्यक्ति वो देश में धोखाधड़ी या इससे रिलेटेड कुछ भी जो संविधान के खिलाफ है या फिर आपकी कंट्री के खिलाफ उसने कुछ किया है, मतलब जिस भारत के खिलाफ अगर उसने कुछ किया है या किसी भी तरीके से उसने गलत तरीके अपनाए हैं, तो ऐसे में उसकी जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 3 तरीक़ों से आपका सिटीजनशिप जो होता है उसे ख़त्म किया जाता है या ख़त्म होता है या हट जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आया है 2019 का, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019, ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें कुछ 1955 वाले में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, है ना, उसको अमेंड करके ही ये चीज़ें बनाई गई है। आर्टिकल 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर से रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड, उसका यूज़ किया गया है कि कैसे सिटीजनशिप जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बाय बर्थ या एक्विजिशन या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो भी नेचुरलाइजेशन से रिलेटेड जो भी तरीके हैं, उसको थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, कुछ चीज़ों को, मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये प्रोविजंस हैं, इसमें जो पहला प्रोविज़न है 2019 के एक्ट में, इसमें कहा गया है कि जो भी लोग 31 दिसंबर
मतलब 31 दिसंबर 2014 2014 से पहले इंडिया में आए हुए हैं। उसमें कौन लोग हैं? जो कोई भी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी या क्रिश्चियन है, वो अगर इससे पहले आए हैं, दिए गए समय के पहले, तो उनको लीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा, मतलब कानूनी प्रवासी माना जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो आपका एक्ट है, अमेंडमेंट है, वो प्रोटेक्शन देता है 6 कम्युनिटीज़ को। जो ये 6 कम्युनिटीज़ की बात की गई है, जो कि किसी भी प्रकार से, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार से, तो ये उनको सुरक्षा देने का काम करता है। और तीसरी चीज़ है कि 1955 में जो प्रक्रिया बताई गई थी, जो सिटीजनशिप की प्रोसेस की, वो उसी तरीके से की जाएगी। धर्म, इसमें किसी विदेशी, जो किसी भी धर्म के विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में कोई जो अनुमति है, वो ये प्रदान करता है आपका। ठीक है, हर प्रकार से ये अनुमति देता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से आप सिटीजनशिप नहीं पा सकते हो। तो वो प्रोसेस आपको आउटलाइन किया गया है यहाँ पे। फिर आपका आता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन का जो सिटीजनशिप वाला जो प्रोसेस है, उसमें कुछ चीज़ें रखी गई है। जैसे जो इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो व्यक्ति है, ठीक है, कम से कम 7 साल तक वो भारत में रहा हो, तो उसको माना जाएगा कि वो एलिजिबल है। ठीक है। दूसरी चीज़, भारतीय जो पेरेंट्स हो, उनके कोई माइनर्स है, जैसे नाबालिग बच्चा है, ठीक है, उसके अगर पेरेंट्स जो हैं वो भारतीय हैं, तो उसको माना जाएगा कि उसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप दी जाएगी। और इसके अलावा जो एडल्ट हैं, ठीक है, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, जिनके जो पेरेंट्स है वो भी भारत के नागरिक रहे हो। ठीक है, तो वो ऐसे में अपना क्या कहते हैं, एप्लीकेशन वो दे सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम वो इंडिया में, भारत में 1 वर्ष तक रहे हों। ठीक है, ये ज़रूरी है। इसमें 1 ईयर आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, मतलब कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है, तो उसके 1 साल तक आपको एटलीस्ट इंडिया में रहना होगा। ठीक है। और चौथा जो है इसमें कि एन इंडिविजुअल मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन हु हैज़ लिव्ड इन इंडिया फॉर लीस्ट 7 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग इज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। मतलब जो एक भारतीय नागरिक से जिस व्यक्ति ने शादी की होगी, कम से कम वो 7 साल तक भारत में रहा हो, तब उसको माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो। ठीक है। फिर those registered as overseas citizens of India who have resided in country for 1 year before applying can also seek citizenship। भारत में विदेशी नागरिक के रूप में जो पहले से लोग आवेदन करने वाले हैं, उनका ज़रूरी है कि वो करने से पहले 1 साल पहले वो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हो भारत में। ठीक है, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू चाहते हैं कि आप सिटीजनशिप पाएँ। ठीक है। फिर आपका आता है नेचुरलाइजेशन। इसमें सिटीजनशिप का क्या तरीका है कि 1955 में जो शेड्यूल 3 है, वो जो एक्ट दिया गया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन की आपके लिए नागरिकता के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी है, तो आपको योग्य माना जाएगा कि आप सिटीजनशिप के लिए योग्य हो, है ना, आप एक्वायर कर सकते हो उसको। ठीक है, नेचुरलाइजेशन के द्वारा। फिर दूसरी चीज, एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप मस्ट बी सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, एप्लीकेशन मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेट गुड कैरेक्टर प्रोफिशिएंसी इन एनी लैंग्वेज लिस्टेड इन शेड्यूल 8। ठीक है, मतलब कि आप जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो 8वीं अनुसूची है, सूचीबद्ध जो भाषा है, जिसमें 8वीं जो हमारी सूची है उसमें रखा गया है कि कुछ भाषाएं हैं, उसमें से आपको किसी न किसी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, है ना। आपका कैरेक्टर जो होना चाहिए वो अच्छा दिखना चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का आप पर आरोप, क्रिमिनल एक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। फिर जो एप्लीकेंट है, कम से कम पिछले 14 वर्षों से अगर बात करें, तो पिछले 14 वर्ष जो रहे हैं, 2019 का जो ये एक्ट है, उसमें कहा गया है कि 11 वर्षों तक जो एप्लीकेंट है उसको भारत में रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़,
आवेदन से पहले 1 वर्ष, ठीक 1 वर्ष पहले आपका कुल 12 वर्ष यहाँ पे रेजिडेंसी होना चाहिए कि आप यहाँ पे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपका हो जाएगा सिटीजनशिप, ठीक है। इसके अलावा 2019 में अमेंडमेंट किया गया है कि आपको रेजिडेंसी के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप 11 साल यहाँ पे रहो, है ना, जो पहले था। अभी इसको 5 साल कर दिया गया। 5 साल अगर रह रहे 5 साल आप निवास आपने किया है, फिर आप आवेदन कर रहे हो, उसके 1 वर्ष पहले आपको रहना चाहिए। ऐसा मतलब कि लगातार नहीं है, आप 4 साल आप रहे हो उसमें, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो 1 साल पहले तक आपको वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 साल पहले रहे और आप अचानक से चले आए, इसके लिए आपको रहना है 1 साल पहले तक यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका ये किसी भी प्रकार की कैटेगरीज जो है वो लागू नहीं करता है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट, इसमें भारतीय संविधान की जो 6th शेड्यूल है, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। फिर स्टेट प्रोटेक्टेड जो इनर लाइन परमिट है, मतलब कि भारत में आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इनके लिए ज़रूरत नहीं है, बाकी लेकिन आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शामिल होती हैं, ठीक है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू। फिर ये अमेंडमेंट हुआ क्यों है 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि पहली चीज़ की आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके जो इलीगल माइग्रेंट्स है, इमिग्रेंट्स। ऐसे बहुत सारे देश जो देश हैं आसपास के, वहाँ से कुछ लोग गलत तरीके से भारत में बिना पेपर वर्क के या फेक पेपर वर्क के वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको पहचाना जाए, ठीक है, और सारी चीज़ें सही तरीके से लीगल जो चीज़ें हैं उसको प्रोसेस को किया जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ये ध्यान में रखा गया है, ठीक है। और इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है, ठीक, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और कानूनी तरीके से आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको करिए, रहिए, ठीक है। फिर ये द एक्ट एम्स टू फैसिलिटेट बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योरिंग सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो संसाधन है उनका सही तरीके से प्रयोग हो, उचित तरीके से यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए ये जो एक्ट है उसका ये सुनिश्चित करता है। मतलब कि जो सही प्रोसेस है, सारी चीज़ों का जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको सही ढंग से हो, सही मैनर में हो और लीगल तरीके से हो, इस चीज़ को ध्यान में रखने के ये एक्ट आपका अमेंड किया गया था, ठीक है। फिर द प्रोविजन ऑफ एक्ट अप्लाई ओनली टू फॉरेनर्स एंड डू नॉट इम्पैक्ट द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। जो भारतीय सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उन पे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। ये जो विदेश से लोग आए हुए हैं, है ना, ये उनके लिए है। जो भारतीय हैं, भारतीय नागरिकों के लिए इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और दिस एक्ट इज नॉट वायलेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो 1955 का अधिनियम है, ये उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करता है अधिनियम में, ठीक है। तो धार्मिक आधार पर जो लोग अपने देश में सताए जा रहे हैं, ऐसे 6 समुदायों को राहत प्रदान करने का काम कर रहा है। मतलब कि ऐसे जो हमने ऊपर चर्चा की ना कि कुछ देश हैं जहाँ पे धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन 6 जो कम्युनिटीज़ हैं, है ना, हिंदू, पारसी, जो भी बाकी के, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, इस एक्ट में उस चीज़ का ध्यान रखा गया, कैसे उनको राहत प्रदान की जा सके, ठीक है। और इसके अलावा ये अधिनियम समानता के अधिकार का कोई वॉयलेशन नहीं करता है। इक्वालिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें उठी थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये एक सिटीजनशिप जो है एक्वायर करने का भारत में, उस प्रोसेस को इसने सही ढंग से किस प्रकार से हो सके ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रोका जा, मतलब उनको सही तरीके से कानूनी रूप से सारे प्रोसेस कराए जाए ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सही दस्तावेज हो, है ना। इस सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए किया गया। ये किसी के पर्सनल कोई कम्युनिटी से प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2019 का आपका एक्ट इस तरीके से अमेंडमेंट है, ठीक है। तो हमने जो आज हमने देखा कि शेड्यूल कौन कौन से हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फिर कौन कौन से पार्ट्स हैं
उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कौन से प्रोविजंस हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करते हैं इंडिया का, और कैसे टर्मिनेशन होता है ना। इसके आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।